जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 3 बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं और चूंकि इसमें से कुछ ऐसे अपडेट हैं जो आपको बहुत पहले मिल गया होगा और मैं इस अपडेट को थोड़ा सा लेट लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों कारण था कि जहाँ से मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, जहाँ से मैं क्लास लेता हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट का नेटवर्क जो है पिछले 2 दिनों से बंद किया गया था। कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे, जिस कारण से यहाँ का जो प्रशासनिक आदेश था कि कोडरमा और हजारीबाग समेत 2 अन्य जिलों में नेटवर्क सेवा जो है वो स्थगित रहेगा, जिस कारण से हम आपको ऑन टाइम अपडेट नहीं दे पाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चूँकि हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 8 तारीख है, लेकिन ये हो सकता है आपको 9 तारीख को वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों 8 तारीख को एक बड़ा सा सुनवाई होना था और जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, नियोजन नीति। तो नियोजन नीति पे आखिरकार सुनवाई हुआ, लेकिन क्या सुनवाई हुआ, क्या इस पे फैसला हो पाया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि कल ही आपको पता चल गया होगा, चूंकि मैं लेट हूँ लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही गया होगा कि फिर से पुनः खोटा सिलेबस को रिवाइज किया गया है और सरकार कहिए, जेएसएससी कहिए या कार्मिक विभाग कहिए, जिसे भी आप कह लीजिए, फिर से बेवफाई वाला काम किया है और खोटा सिलेबस को जो रिड्यूस करके कम किया गया था, अब दोस्तों फिर से पुराने सिलेबस को लागू कर दिया गया है। और अभी जो सिलेबस में कुछ अगर ऐड हुआ है तो सिर्फ ग्रामर पोर्शन को ऐड कर दिया गया है और बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो पहले का ही सिलेबस कंप्लीट रखा गया है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इस पे क्या होगा आगे। और तीसरा दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जो उत्पाद सिपाही एक्सरसाइज कांस्टेबल से जुड़ा हुआ है, इसका वैकेंसी जो है वो जारी हो चुका है। इसमें कुल कितने पोस्ट है, किस तरह के एग्जाम इसमें लिए जाएंगे, दोस्तों इन सारे बिंदुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे, अगर यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहला हम बात करने वाले हैं नियोजन नीति पे क्या फैसला हुआ। आज 8 फरवरी है जब मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आपको सुबह मिलेगा, लेकिन इस पे एक अहम फैसला हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं सरकार समय पे समय ले रही थी। हालांकि फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा एक अंतिम डेडलाइन जारी किया गया था कि 8 फरवरी को एनी हाउ इस पे सुनवाई होगा और सुनवाई हुआ भी। लेकिन दोस्तों सरकार जो है वो गलती क्या कर रही थी, देखिए पहले जो है वो एफिडेविट फाइल ही नहीं कर रही थी, शपथ फाइल ही नहीं कर रही थी, और अब जब हाईकोर्ट के द्वारा फाइनल डेडलाइन जब जारी किया गया था, जब सरकार पे प्रेशर बनाया गया तो उन्होंने एफिडेविट को जारी किया, एफिडेविट को सौंपा कोर्ट को, काउंटर एफिडेविट की दिया। लेकिन दोस्तों जब 8 तारीख को सुनवाई होनी है तो उन्होंने ये काम को 7 तारीख को शाम को किया है। अब दोस्तों जो आपके विपक्ष के जो एडवोकेट होते हैं, है ना, जैसे कि इधर से सरकार बनाम, आप जानते हैं सरकार बनाम जो चल रहा है, तो इधर से जो एडवोकेट थी उनका नाम था अर्पिता भारद्वाज। अब अर्पिता भारद्वाज को ये चीज़ जो है उनका एफिडेविट कल शाम को मिला, मतलब 7 तारीख को शाम को मिला। अब उसको जब तक ये अच्छे से स्टडी करती, जब तक उस पर ये अपना पूरा प्लान तैयार करती, पूरा बहस तैयार करती, इससे पहले तो डेट आ गया 8 तारीख का, और 8 तारीख का जब डेट आ गया तो दोस्तों उसमें पूरा बहस नहीं हो पाया। तो अर्पिता भारद्वाज के द्वारा फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया और ये मुझे जैसा लगता है कि अर्पिता भारद्वाज ने सही किया, क्योंकि दोस्तों अगर अर्पिता भारद्वाज अगर डू एंड डाई फैसला कर देती तो हो सकता है सरकार जो है वो बहुत तरीके से घेरने की कोशिश की है। लेकिन अर्पिता भारद्वाज इस बात को समझती थी और स्टूडेंट्स के हर एक दर्द को समझती है, पीड़ा को समझती है, इसलिए इन्होंने कहा कि हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, जो भी सरकार ने काउंटर एफिडेविट दिया है इस पर हम स्टडी करके और इस पे अपना बहस तैयार करेंगे, उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, क्योंकि भाई सरकार अपने तरफ से सही की है, इसमें नो डाउट, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होगी जो अर्पिता भारद्वाज उस पर बहस करेगी। तो इन्होंने 1 दिन का समय मांगा कोर्ट से और कोर्ट ने एग्री भी हो गया, लेकिन कोर्ट ने अपने हिसाब से 16 फरवरी का फिर से डेट दिया है। एट मींस दोस्तों अगर देखा जाए तो आपको लगता होगा कि फिर से एक डेट पड़ गया, लेकिन दोस्तों ये डेट पड़ा नहीं है। एक्चुअल में अगर यहाँ पे ये डेट अगर नहीं लिया जाता, कुछ समय नहीं लिया जाता, तो आप जानते हैं सरकार ये जानबूझ करके 7 तारीख को शाम को ये मतलब एफिडेविट को सौंपा है।
ताकि इस पे पूरा गहन मंथन ना हो पाए और इस चीज़ को पारित कर दिया जाए। तो इसी चीज़ के लिए समय लिया गया और बहुत ज़्यादा समय नहीं मांगा गया था भारद्वाज के द्वारा, है ना। ये जो अर्पिता भारद्वाज जो मैडम है, जो एडवोकेट है, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा समय नहीं मांगा गया था। ये बस 1 दिन का समय मांगा गया था, दूसरे दिन में ये सारा पेपर फाइल करने को तैयार थे। लेकिन अब चूंकि कोर्ट को भाई प्रोसीजर के तहत चलना होता है, तो कोर्ट ने इसके लिए अगले मतलब 16 फरवरी का डेट दिया है और 16 फरवरी को ये जो अर्पिता भारद्वाज है वो अपने तरह से सारे एफिडेविट को सौंपेगी, सारे बातों को बताएगी, है ना। उसमें ये कोशिश करेगी कि क्या गलत है क्या सही है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो अर्पिता भारद्वाज ने सही किया है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में फिर से कोई फैसला हो जाता तो कल फिर से इस पे अड़चने जरूर आती। लेकिन इन्होंने जो भी किया सही किया। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इन्होंने सही किया या फिर गलत किया। हालांकि ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि सीजीएल का लास्ट अब 14 तारीख तक ही लास्ट अंतिम है अप्लाई करने का, तो बहुत सारी समस्याएं फंसी हुई है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि ये जो सीजीएल का जो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। और जो अप्लाई नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, अप्लाई कर लीजिए। बाद में जब इस पे करेक्शन के लिए जब लिंक खोला जाएगा, उसमें आप करेक्शन कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले ही करके रखिए। लेकिन मेरे हिसाब से अर्पिता भारद्वाज ने जो भी किया है वो सही किया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों खोटा का सिलेबस फिर से बदल दिया गया है, इस पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कुछ ही दिन पहले ये अपडेट दिया गया था, ये अपडेट आया था कि खोटा के सिलेबस को रिवाइज किया गया है और रिवाइज करके खोटा के सिलेबस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया था। लेकिन खोटा का सिलेबस चूंकि क्षेत्रीय भाषा में खोटा के अलावा और भी बहुत सारे भाषा हैं, जैसे नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, कुड़ुक हो गया मतलब संथाली वगैरह, बहुत सारे भाषा हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जब खोटा के सिलेबस को रिड्यूस किया गया तो बाकी जिनका सिलेबस बड़ा था, जैसे नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, अब ऐसे सब्जेक्ट को रखने मतलब ऐसे भाषा को रखने वाले अभ्यर्थी जो है वो सड़क पे उतर गए और विरोध करना शुरू किया। विरोध करना शुरू किए तो यहाँ पे देखिए, जेएसएससी का हम लोग गलती नहीं कर सकते हैं, सीधा सी गलती है कार्मिक का। क्योंकि देखिए जेएसएससी कुछ नहीं करती है। जेएसएससी मतलब वो बंदर है ना, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि जेएसएससी जो है वो जेएसएससी को कार्मिक के द्वारा नचाया जाता है। कार्मिक जो कहेगा वो करेगा। तो कार्मिक को ये सोचना चाहिए कि भाई आपको फिर से खोटा का सिलेबस बढ़ा करके नहीं, बल्कि जिनका डिमांड है आपको देखना चाहिए कि और भी कौन कौन से भाषा का सिलेबस बड़ा है, क्योंकि भाई समय भी कम बचा हुआ है। तो वैसे सिलेबस को रिवाइज कर देना चाहिए था, छोटा कर देना चाहिए। लेकिन उतना उन्होंने सरदर्द पालना नहीं सीखा है, उतना उन्होंने सरदर्द नहीं लिया। भाई सरकारी पैसा ले रहा है, क्या मतलब है उसको, स्टूडेंट का जीवन से क्या मतलब है। उन्होंने क्या किया, फिर से सिलेबस को बदल दिया और सिलेबस को बदल करके कह दिया कि जो पहले से सिलेबस था उसी को हम रखेंगे। भाई सिर्फ इसमें अगर कोई ऐड किया है, कुछ ऐड किया गया है, तो खोटा व्याकरण को ऐड कर दिया है, खोटा व्याकरण। अब देखिए पुराना सिलेबस क्या है ये हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं तो अगर आप कहेंगे, हालांकि उसमें हम खोटा व्याकरण के बारे में नहीं बताएं, आप अगर कहेंगे तो हम इसका पूरा सिलेबस का जानकारी आपको दे देंगे। क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या जो अभी जो सिलेबस आया है, फिर से नया सिलेबस दिया गया है खोटा का, इस सिलेबस को आप चाहते हैं इस पे हम वीडियो बनावें या आप मुझे सजेस्ट करें, आप मुझे कमेंट करके बताएं। वैसा हम फिर इस पे एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इट मींस कह सकते हैं कि फिर से जेएसएससी ने या फिर कार्मिक ने बेवफाई की है विद्यार्थियों के साथ, समझ रहे हैं। तीसरा दोस्तों, तीसरा जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, वो एक्साइज कांस्टेबल से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, एक दिन पहले ही ये वैकेंसी जारी किया जा चुका है। हालांकि हमारे क्षेत्र में नेटवर्क इशू था, कंप्लीटली इंटरनेट सेवा को बैन किया गया था, बंद किया गया था, जिस कारण से हम ये अपडेट ऑन टाइम आपको नहीं दे पाए। लेकिन इस पर भी थोड़ा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं दोस्तों। इसमें कुल जो सीटें हैं वो 583 पोस्ट है, 583 पोस्ट पे नियुक्ति होने हैं उत्पाद सिपाही का। और इसमें बताया गया है, जब विज्ञापन को जारी किया गया तो विज्ञापन में सारी चीज को क्लियर किया गया कि एग्जाम टाइप क्या होगा, कितने एग्जाम लिए जाएंगे, फिजिकल कैसा होगा, है ना, सारे सिलेबस को दिया गया है। हालांकि अगर कहेंगे तो अब सिलेबस के बारे में हम आपको बाद में बता देंगे। उत्पाद सिपाही में जो एग्जाम टाइप क्या रहने वाला है, कितने तरह का एग्जाम होगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए
एग्जाम टाइप अगर आप देखेंगे दोस्तों उत्पाद सिपाही के लिए, तो इसमें टोटल 3 एग्जाम होंगे। 3 एग्जाम में पहला जो होगा वो आपका फिजिकल होगा, शारीरिक परीक्षण होगा, ठीक है। और फिजिकल होने के बाद आपका सेकंड जो होगा वो रिटेन होगा, और थर्ड मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल जांच के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लेकिन फिजिकल में भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया, जैसे चेस्ट आपका मेजर किया जाएगा, तो चेस्ट सिर्फ मेल का किया जाएगा, फीमेल का नहीं किया जाएगा, साफ लिखा हुआ है भाई। और जनरली फीमेल का चेस्ट कभी मेजर नहीं होता है, तो मेल का जो है वो चेस्ट मेजर किया जाएगा, और जो दिया गया है वो आपका अगर ठीक ठाक है तो आप फिजिकली फिट हैं। और दोस्तों अगर रनिंग का बात कर ले तो मेल के लिए रनिंग जो है वो 10 किलोमीटर रखा गया है 60 मिनट में, मतलब पुरुष को 60 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है तो वो फिजिकली फिट माने जाएंगे। और फीमेल की अगर डिस्कशन करें तो 40 मिनट में 5 किलोमीटर फीमेल महिलाओं को दौड़ना है। अगर महिलाएं इतना दौड़ लेती है तो वो फिजिकली फिट है। देखिए जो फिजिकली फिट होंगे उन्हीं को रिटन टेस्ट के लिए आगे के भेजा जाएगा, ठीक है। और रिटन टेस्ट में क्या होगा, 3 पेपर होगा। देखिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। दोस्तों इसमें मेनली पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर हम क्यों करें, क्योंकि पेपर 1 देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको, पेपर 1 में आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा, एक रहेगा हिंदी, ठीक है, और दूसरा रहेगा इंग्लिश। हिंदी में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, और इंग्लिश से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 80 और 40 कितने हो गए, 120 प्रश्न। तो 120 प्रश्न होंगे किसमें, आपका पेपर 1 में। और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 3 हो। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा, अगर गलती करते हैं तो भाई 1 मार्क्स आपका काटे भी जाएगा, ठीक है। तो हिंदी 80 प्रश्न रहेगा और इंग्लिश से 40 प्रश्न, 120 प्रश्न रहेंगे। और इस 120 प्रश्न में आपको 30% लाना मैंडेटरी है ना। और ये तीनों पेपर का एग्जाम दोस्तों एक ही दिन होगा, 2-2 घंटा का। हर एक पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, एक ही दिन सेम डे में होगा। अब पेपर 1 अगर आप देते हैं 120 प्रश्न, है ना, 120 प्रश्न में अगर 30% आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तभी जाकर के आपका पेपर 2 चेक होगा। और पेपर 2 में आप जानते हैं बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज आपको दिए गए हैं। अब इसमें से जो भी रीजनल लैंग्वेज को आप चूज किए हैं, ठीक है, इससे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज से कितने रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव, सब में ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, सब्जेक्टिव किसी में नहीं रहेगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें भी 3-3 मार्क्स का हर एक प्रश्न होगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए 1 मार्क्स भी काटा जाएगा आपका, तो 3-3 मार्क्स का हर एक प्रश्न होगा, मतलब 300 मार्क्स का आपका पेपर 2 भी होगा। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं, और इसमें भी कहा गया है कि 30% मार्क्स आपका मैंडेटरी होगा इसमें भी, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और जब पेपर 1 को आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, ये पेपर 1, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 में भी आपका 30% रहेगा, तब पेपर 3 चेक होगा, ठीक है। तो ये इतना आपको लाना जरूरी है अगला पेपर चेक करवाने के लिए। उसके बाद पेपर 3 होगा। पेपर 3 में दोस्तों टोटल इसमें भी 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, 120 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से टोटल 3 पेपर का एग्जाम होगा और सेम डे में होगा। दोस्तों पहला पेपर आपका मेरिट के लिए कोई मतलब नहीं रखेगा, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इससे आप क्वालिफाई करेंगे जिससे आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक हो सके। क्लियर है? तो इस तरह का एग्जाम होगा। बाकी सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आप अगर कहेंगे तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सिलेबस के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिलेबस की जानकारी भी आपको मिलनी चाहिए या फिर सिलेबस की जानकारी आपको चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताएं। हम सिलेबस के बारे में A to Z डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम A to Z डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो 3 आज जो बड़े महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बाकी इन तीनों चीज़ों पे आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।